तो हाय फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, तो अब हम जो आर डी शर्मा की एक्सरसाइज जो है 1.5 को करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम डाल ले रहे हैं एक्सरसाइज कौन सी चली है आपकी। एक्सरसाइज जो चली है वो 1.5 चली है। ठीक है, अब इसमें जो है पहला जो सवाल है वो है निम्नलिखित वाक्यों को पूर्ण कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित वाक्यों को पूर्ण करना मतलब कहने का मतलब खाली स्थान है, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, पहला जो है वो क्या है, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु एक डैश संख्या को प्रदर्शित करता है जो या तो डैश होती है या ये होती है। ठीक है, तो अब कुल मिला के हम देखते हैं ये क्या मैटर है। पहले लिखा क्या है, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु एक संख्या को प्रदर्शित करता है जो या तो डैश होती है या डैश होती है। ठीक है, अब देखो संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु क्या एक वास्तविक संख्या को तो शो ही करेगा। ठीक है, क्योंकि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि वास्तविक संख्या कौन सी होती है जिनको हम संख्या रेखा पर व्यक्त कर सकते हैं। तो कुछ उल्टे इससे पूछ लिया कि संख्या रेखा पर जो प्रत्येक बिंदु होगा वो क्या दिखाएगा, वास्तविक संख्या दिखाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या आना है, वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है जो या तो कैसी होगी, परिमेय हो सकती है या फिर अपरिमेय हो सकती है। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक हो सकती है। क्यों, अपरिमेय भी तो शो कराई जा सकती है, नंबर तो वो भी है। ठीक है, अगला जो है एक अपरिमेय संख्या का दशमलव निरूपण ना तो डैश होता है और ना ही डैश होता है। तो ये कह रहा अपरिमेय संख्या का दशमलव निरूपण शांत होता है, नहीं, ना तो शांत होगा, एक तो शांत नहीं हो सकता वो दशमलव निरूपण, और ना ही कैसा होता है, आवर्ती होता है, क्योंकि उसमें रिपीटेशन भी नहीं होता, उसमें कोई जो अंक है कुछ निश्चित अंक जो है वो रिपीट नहीं होते, तभी तो वो अपरिमेय होती है। तो दो चीज़ें क्वालिटी हैं इसमें, ना तो वो शांत होगा और ना ही उसमें जो अंक हैं आवर्ती होंगे। ठीक है, अब थर्ड वाला देखते हैं हम। थर्ड वाले में क्या पूछ रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण, प्रत्येक दशमलव संख्या का निरूपण डैश या डैश होता है। ठीक है, प्रत्येक संख्या का दशमलव निरूपण, तो हम अगर प्रत्येक संख्या का दशमलव निरूपण देखें तो वो कैसा हो सकता है, देखो या तो वो शांत हो सकता है, ठीक है, या तो वो शांत हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, शांत हो सकता है। दशमलव प्रत्येक संख्या का दशमलव निरूपण शांत या अशांत, दो कैटेगरी का हो सकता है, और वो भी दशमलव ही है ना, कि प्रत्येक परिमेय संख्या का, सॉरी यहाँ पे परिमेय भी लगा है, परिमेय संख्या का प्रत्येक परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण कैसा होगा, शांत तो होगा कि नहीं होगा, शांत नहीं होगा, अशांत होगा और आवर्ती होगा, लेकिन आवर्ती होगा। ठीक है, तभी चेंज कर पाएंगे। अगर आवर्ती नहीं है तो वो फिर परिमेय नहीं हो सकते, क्योंकि आवर्ती होता है तभी तो हम उसको बदलना सीखा था एक्स मानकर, शायद याद आ रहा हो तुमको। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं तुम्हारी खाली स्थान में। एक और लास्ट रह गया कि प्रत्येक
प्रत्येक वास्तविक संख्या डैश या डैश होती है। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या डैश या डैश होती है, ठीक है। अब ये है, तो प्रत्येक वास्तविक संख्या कैसी कैसी हो सकती है। तो वास्तविक संख्या जो होती है वो परिमेय हो सकती है या फिर अपरिमेय हो सकती है। दो कंडीशन में से एक ही बननी, दो में से एक बन सकती है, या तो परिमेय हो सकती है या अपरिमेय हो सकती है, ठीक है। और कोई चांसेस है नहीं है इसके कि जिससे कि ऐसा कुछ हो जाए। यहाँ पर एक कंडीशन यहाँ पर डाउट में आ रहा है क्या, कि प्रत्येक परिमेय संख्या दशमलव संख्या के निरूपण शांत भी तो हो सकता है, शांत भी हो सकता है। अगर अशांत है तो वो आवर्ती होगा। तो यहाँ पे ये कंडीशन बनेगी, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे इसको कि यहाँ पे शांत हो सकता है या फिर कैसा हो सकता है, अनवसानी। अनवसानी का मतलब कि शांत नहीं है लेकिन आवर्ती है, ठीक है। ये दो कंडीशन बन सकती हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारे फिल इन द ब्लैंक्स ख़त्म होते हैं। अब हम दूसरे सवाल पर आते हैं, ठीक है। तो दूसरे सवाल पर पहुंचेंगे और वो क्या कह रहा है उसको देखेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और इसको नोट कर लेना। मैं साइड में आ चुका हूँ, वीडियो पोज करके तुम नोट कर सकते हो, तो मैं मिटा रहा हूँ इसको, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो बच्चा पार्टी हम आगे देखेंगे। अगला वाला जो सवाल है वो क्या कह रहा है कि दूसरा क्वेश्चन है तुम्हारा, क्वेश्चन 2 है कि वो कह रहा है हमको एक तो √6 को दिखाना है और √7 को दिखाना है और √8 को हमें किस पे दिखाना है, संख्या रेखा पर दिखाना है, ठीक है। तो इसमें बहुत बड़ी दिक्कत आती है स्टूडेंट्स को कि कैसे दिखाएं। अब तक तो हमने केवल दशमलव संख्या को निरूपित करना सीखा है, ठीक है। या फिर दशमलवी संख्याओं में बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो अटकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सही तरीके से नहीं पढ़े होते हैं, सिंपल सी बात है। तो वो अटकते कैसे हैं वो चीज़ देखें दशमलव संख्या के निरूपण में। जैसे मान लीजिए कि ये वाली है, अब इसको कैसे दिखाएंगे। तो इसको दिखाने के लिए नॉर्मल बच्चे जानते हैं कि जैसे मान लीजिए ये संख्या रेखा है, ये 0 है, ये 1 है, ठीक है। तो 0 से 1 के बीच में जानते हैं कि 10 गैप कर सकते हैं, ठीक है। तो 10 गैप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गैप हो गए। हमको दिखाना था 0.7, तो 0 से 7 तक चले जाओ, ये वाला हो जाएगा 0.7, ये वाला नहीं। तो ऐसे दिखा लेते हैं। लेकिन आगे जो आ जाती है, जैसे ये आ जाए, तो इसके लिए फिर हम यूज करते हैं उत्तरोत्तर आवर्धन विधि का, ठीक है। तो उसको हम बताएंगे, अभी है नहीं है, आगे वाली एक्सरसाइज में है। तो मैं पहले इसको देखते हैं। ये जो कौन सी संख्या है तुम्हारी, √6 का है। 6 का तो हम जो है वर्गमूल नहीं निकाल सकते, तो 6 का वर्गमूल नहीं निकाल सकते, तो ये क्या होगा फिर आपकी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो इनको कैसे व्यक्त करेंगे, ठीक है। तो समझेंगे इसको 1 मिनट के लिए। इसमें सबसे पहले तुम क्या करोगे, देखो स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में क्या करना है कि तुमको एक जो मान लीजिए कोई रेखा खींची हमने AB, कितनी, अगर √6 को दिखाना है तो 6 इकाई की, 6 इकाई की हमने क्या खींची, एक रेखा खींची, ठीक है। रेखा खींची, मैंने रेखा खींची, लो जी, ये हमारी AB जो है वो 6 सेंटीमीटर हो, जो भी हो, तो मैंने इसीलिए इकाई लगाया, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फिर आगे हमने क्या किया, AB को दूसरी स्टेप पर AB को C तक इस प्रकार बढ़ाया कि जो BC है वो एक इकाई बैठे, केवल एक इकाई बननी चाहिए। यानी कि आगे हमने ये जो है BC को आगे बढ़ाया मैंने, ठीक है। लो जी, मैंने आगे बढ़ा दिया, ये लो, ठीक है, मान लिया यहाँ तक पहुँच गया। अब क्या करेंगे, तीसरी स्टेप पर क्या करेंगे कि AC का अर्धक करके बिंदु O प्राप्त किया। देखो कैसे, अर्धक करना जो है आप 6 क्लास में सीखते हैं, रेखा का अर्धक कैसे करते हैं। अगर मान लो आपने नहीं सीखा है तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें सीखने में कुछ है ही नहीं, अर्धक कैसे करते हैं। तो तुम जानते हो प्रकार होती है, प्रकार, ठीक है, इंग्लिश में इसको कंपास बोलते हैं। अगर तुम क्या करते हो, जब अर्धक करना है
तो हम जिस पॉइंट से इस वाले पॉइंट पे रखा, आधे से ज़्यादा दूरी लेंगे इसको, आधे से ज़्यादा दूरी, ठीक है। अगर मैं इतनी लेता हूँ तो काम नहीं बनेगा, फिर अर्धक नहीं होगा, मुझे आधे से ज़्यादा डिस्टेंस लेके फिर ऐसे करना पड़ेगा, फिर नीचे करना पड़ेगा, फिर उसी डिस्टेंस से, बदलनी नहीं है, उसी डिस्टेंस से ऐसे करेंगे, फिर नीचे भी करेंगे, तो जो कट आएंगे ना उनको मिलाएंगे, तो जहाँ पे जो कट हो जाएगा वही क्या हो जाएगा, अर्धक, हाँ मध्य बिंदु हो जाएगा, यानी कि अर्धक हो जाएगा। तो देखो कैसे करना है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर ऐसे प्रकार से यूँ कट करके लगा के ये ऐसे प्राप्त कर लिया, ठीक है। ऐसे ही इधर से मैंने लगाया, मैं लगा के दिखाऊंगा कभी तुम्हें ऐसे, ठीक है। अर्धक किया मैंने। अब मान लीजिए ये कहाँ से होके गया, ऐसे मिलाई, सपोज दैट ये टेढ़ा हो गया, तो माइंड पर मत लेना, कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो मध्य बिंदु निकालना है। तो जब तुम प्रकार से करोगे तो ज़्यादा अच्छा आएगा, बेटर आएगा। तुम ये ओ बिंदु आ गया, ठीक है, बिंदु ओ प्राप्त हुआ। अब हम क्या करेंगे, ओ को केंद्र मानकर वही त्रिज्या का एक अर्धवृत्त खींचेंगे। तो अगले स्टेप में क्या कर रहे हैं कि ओ को केंद्र मानकर, ओ को केंद्र मानकर ओ ए त्रिज्या का क्या करेंगे, वृत्त खींचा, वृत्त खींचा, वृत्त मत खींचो, अर्धवृत्त खींचो, वृत्त खींचने का कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। तो मैंने मान लीजिए ऐसे करके और ये अर्धवृत्त खींच दिया, ठीक है। अब इसके बाद में अगली स्टेप में पता क्या करना है कि बी से तुम क्या डालोगे, इस पर एक लंब डाल दोगे जो कि परिधि को किसी बिंदु पर काटेगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर ऐसे लंब डाला 90 का एंगल बनाते हुए। वो कैसे पड़ता है कि यूँ करके एक चाप लगाते हैं, फिर यहाँ पे उसी डिस्टेंस से यूँ कट करते हैं, फिर उसी डिस्टेंस से आगे कट कर देते हैं यहाँ से यूँ करके, और इसको ऐसे कट करके ये ऐसे मिला देते हैं, तो वो लंब खिंच जाता है, ठीक है। ये 90 का एंगल बनाएगा। देखो ये भी अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा कैसे किया, तो इसका भी मैं शॉर्ट वीडियो तुम्हें बना के डाल दूंगा और देख लेना। अर्धक का भी कि रेखा का अर्धक कैसे करते हैं, और इसका भी कि लंब जो है लंब कैसे डालते हैं, यानी कि समकोण कैसे बनाते हैं, तो मैं शॉर्ट वीडियो में डाल दूंगा, उसे देख लेना कैसे होता है, ठीक है। तो ये जो है हमने जब इस पर लंब खींचा, तो लंब जो है मान लीजिए बिंदु किस पे आया, एम पर आया। तो ये जो बी एम वाली डिस्टेंस होगी ना, बी एम वाली, वही हमारी क्या होगी, √6 हो जाएगी, ठीक है। तो अब क्या किया हमने, अगली स्टेप में क्या किया था कि बिंदु बी पर लंब खींचा जो कि परिधि को किस पर काट रहा है, बिंदु एम पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक है, कर दिया। तो अगली स्टेप में तो प्राप्त BM ही √6 इकाई होगी, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया इस तरह से। तो इसमें कोई ज़्यादा टफ या बहुत बड़ी बात नहीं है। अब लेकिन बात आता है कि ये जो है आपके हिसाब से जो है मतलब कि कैसे होगी √6, तो इसका एक्सप्लेनेशन है कुछ समझने के लिए, ये √6 कैसे होगी, तो वो एक्सप्लेनेशन मैं अलग से डालूंगा उसके लिए वीडियो, तो अगर समझना है तो, नहीं तो इससे इतने से काम चल जाएगा, तुम्हारे पेपर में मार्क्स इतने से मिल जाएंगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये रूल फॉलो करने हैं बस, नंबर मिल। लेकिन आपको क्लियरेंस चाहिए कि बाकी में ये √6 होगा या नहीं, तो इसके लिए आपको धैर्य रखते हुए मेरी वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा सवाल हो गया। अच्छा अब मुझे बताओ कि अगर मैं आपसे कहूँ कि √7 को अगर दिखाना है या √8 को दिखाना है तो कैसे दिखाओगे? बिल्कुल सेम यही है। तो क्या करोगे इस वक्त, बस ये लिखना AB की जगह पर क्या करना, AB = 7 इकाई की रेखा खींच लेनी है। रेखा खींचने के बाद में फिर आगे 1 इकाई का और बढ़ा लेना है। बढ़ाने के बाद में उस पूरी लाइन का अर्धक कर देना। अर्धक करने के बाद में उस बिंदु को केंद्र मानकर और OA त्रिज्या की एक अर्धवृत्त खींच लेना। अर्धवृत्त खींचने के बाद में जो बिंदु B है उस पर फिर क्या करना,
लंब डालना है। लंब कैसे डालते हैं? समकोण बना के। लंब डालने के बाद में जहाँ पर ये लंब परिधि को काटेगा वहाँ तक की जो दूरी होगी वो रूट क्या हो जाएगी? √7 हो जाएगी। मुझे आशा है कि तुम √7 कर ही लोगे, इसमें कोई बड़ी वाली बात है नहीं है, यही स्टेप फॉलो करनी है। रही बात एक्सप्लेनेशन की, तो मैंने बताया है कि एक्सप्लेनेशन तुम्हें अगली वीडियो में अलग से मिलेगा, बिल्कुल अलग वीडियो, और ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, मुश्किल से 7-8 मिनट की हो सकती है। सही से समझाऊंगा, थोड़ा स्लोली समझाऊंगा, लेकिन ऐसे ही √8 का तो 8 खींचिए, 8 के बाद 9 कर देंगे, 9 करने के बाद में अर्धक कर देंगे, अर्धक मिलेगा तो फिर उसके बाद अर्धवृत्त बना देंगे, ओ को केंद्र मानकर, ठीक है, और त्रिज्या ये मानकर अर्धवृत्त बना देंगे। फिर वही 20 से लंब डाल देंगे, 20 से लंब डालेंगे तो जहाँ पर भी काटेगा वही दूरी क्या हो जाएगी? आपकी √8 हो जाएगी। तो इस तरह से तुम दिखा सकते हो, तो उसमें मुझे बार-बार कराने की शायद कोई ज़रूरत नहीं। अगर तुम्हें लगे कि नहीं हो पा रहा है तो फिर कमेंट कर देना, हम बता देंगे, फिर किसी वीडियो में बता ही देंगे, ठीक है। तो ये वाले सवाल तुम्हारे ख़त्म होते हैं। तो ये तो रहा तुम्हारा कौन सा था, जो जिनमें दशमलव नहीं थे। अब आगे जो सवाल आ रहे हैं उनमें क्या है, प्रॉब्लम आ गई है कि यहाँ पर दशमलव भी आ गया। क्या अब बात आती है, क्या सर ये सवाल भी ऐसे ही होंगे, इस तरह से होंगे या नहीं होंगे? क्या इनका प्रोसेस अलग है, क्या स्टेप्स अलग है? तो जो भी कुछ क्वेश्चंस तुम्हारे उठ रहे हैं तो वो जो है फिलहाल में मैं अभी निपटाने वाला हूँ, बस तुम इसे वीडियो पॉज करके उतारिए। तो हम बात कर रहे थे कि पॉइंट वाले को कैसे दिखाएंगे, क्योंकि अगले जो क्वेश्चन में यही बोला है कि 3.5 को दिखाना है, फिर √9.4 को दिखाना है, फिर जो है √10.5 को दिखाना है। देखो यहाँ पर भी प्रोसेस वही है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, दशमलव हो या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्रोसेस वही है, ठीक है। वही करेंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या किया कि AB खींची लाइन, जो कि मात्र कितनी थी, 3.5 इकाई की मैंने लाइन खींच ली AB, ठीक है। फिर हमने बताया था इसको 1 इकाई और आगे बढ़ा लेंगे। लो जी, हमने मान लीजिए 1 इकाई और आगे बढ़ा लिया, BC कर ली। फिर क्या करते हैं, पूरी AC का एक मध्य बिंदु ज्ञात करते हैं अर्धक करके, है ना। तो अर्धक ऐसे मान लीजिए, ऐसे करके अर्धक जो है, और ये अर्धक कहाँ पे मिला, यहाँ पर, ठीक है, अर्धक यहाँ पर आ गया, ये आ गया। अब क्या करते हैं, इसको नाम दे दिया O। तो AO बराबर OC की त्रिज्या लेकर हमने क्या किया, इसको अर्धवृत्त खींच दिया। अर्धवृत्त खींचने के बाद में B पर हम क्या करेंगे कि ये ऐसे परपेंडिकुलर डाल दिया। परपेंडिकुलर डालने पर ही ये जो आएगी निकल के वो 3.5 ही आएगी, अगर ये BM है तो। बस ऐसे ही करना है, स्टेप तुम लिख ही लोगे। पहले स्टेप में AB 3.5 इकाई की एक रेखा खींची तथा AB को C तक इस प्रकार बढ़ाया कि BC बराबर 1 इकाई, और जो है इसके बाद AC का अर्धक किया और बिंदु O प्राप्त किया। O को प्राप्त करने के बाद में O को केंद्र मान के OA त्रिज्या का एक अर्धवृत्त खींच दिया। अर्धवृत्त खींचने के बाद में क्या करेंगे कि जो है B पर लंब खींचा, लंब जो है खींचने के बाद में बिंदु M पर काटेगा, तो जो BM प्राप्त होगी वही √3.5 हो जाएगी, ठीक है। तो ये सवाल हैं, छोटे मोटे सवाल हैं और कुछ नहीं है। देखो, और मैं जो है पढ़ के बता रहा हूँ तुम्हें क्या है मैटर, कि अगला जो क्वेश्चन है वो है 4, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। क्वेश्चन 4 है, सत्य असत्य पर आधारित क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, तो पहला क्वेश्चन है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या या तो परिमेय है या अपरिमेय होती है। ये बात सही है, सही बात है कि जो वास्तविक संख्या होती है वो कौन सी होती है, जिनको हम संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। तो देखो, संख्या रेखा पर वो परिमेय ही होती हैं, क्योंकि परिमेय तो पॉइंट में भी हो सकती है, दशमलव में भी हो सकती है, उसको P/Q के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। और वे संख्या जिनको हम P/Q के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते उनको हम अपरिमेय कहते हैं। तो बची कौन सी संख्या रेखा पर, तो यही दोनों ही आएंगे, एक तो अपरिमेय आएगी, एक परिमेय आएगी। परिमेय में सबकी सब आ गई, ठीक है। तो ये जो हो गई आपका पहला वाला जो है आपका क्या है, सत्य कथन है, ठीक है। अब अगला वाला आ रहा है कि पाई जो है हमारा, पाई बताइए ये कैसी संख्या, ये जो ये कह रहा है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो ये मैंने पिछली
एक्सरसाइज में ही बताया था कि जब पाई की डेफिनेशन कराई थी कि पाई एक बेहतरीन एग्जाम्पल है अपरिमेय संख्या का, लेकिन बच्चे क्या समझते हैं कि पाई बराबर 22/7 है, क्योंकि ये P/Q के रूप में है तो ये क्या हो जाएगी, परिमेय हो जाएगी। लेकिन बच्चा पार्टी ये जो होता है ना, ये जो होता है 22/7, ये एक्चुअल में उसकी वैल्यू नहीं होती है। अगर इसको आप डिवाइड करते हैं तो ये रिपीट अंक देता है, लेकिन पाई की जब हकीकत में जो वैल्यू देखोगे वो कभी रिपीट ही नहीं करती, तो रिपीट नहीं करती इसलिए पाई क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होती है। तो ये भी मैंने बताया था कि जब वे दशमलव प्रसार वाली संख्याएं जिनमें दशमलव के बाद कुछ अंक रिपीट ही ना हो, बदलते रहें, तो वो कौन से कहलाते हैं, अपरिमेय संख्या कहलाती है। ये बात हमने बताई थी, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो अर्थात दूसरा वाला कथन भी सत्य है। अब तीसरे पे आते हैं कि अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर बिंदुओं द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। क्या ये बात सत्य है भाई? अपरिमेय संख्या, अब पहले हम ये चेक करेंगे कि अपरिमेय संख्या वास्तविक है या नहीं। तो चूंकि अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है और उसको बस दिखाने की हिम्मत आप में होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो दशमलव में इतना प्रसार चला जाता है, उसका इतना प्रसार चला जाता है कि तुम व्यक्त ही नहीं कर सकते, लेकिन उसे व्यक्त कर सकते हैं। ये इमेजिनेशन है, ये सत्य बात है। हम जो है व्यक्त कब तक कर सकते हैं, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, तीसरा पॉइंट, मतलब इस तरह से पॉइंट के बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक कर सकते हो। लेकिन अपरिमेय संख्या तो बहुत हर बार बदलती है, तो कहाँ तक मतलब इसको आप रिप्रेजेंट करोगे, तो दिखा तो सकते हैं, लेकिन वो बात है कोशिश में तुम हार जाओ, क्योंकि इसमें तुम जिंदगी लगा दो अपनी, दिखाने में कुछ नहीं होगा, लेकिन दिखा सकते हैं, ठीक है। तो हमारी जो तीसरी वाली लाइन है, तीसरा वाला स्टेटमेंट है कि अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर बिंदुओं द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। ये बात असत्य है, घनघोर बेइज्जती है अपरिमेय संख्या की, दिखा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से तुम्हारी जो एक्सरसाइज है 1.5 का यहीं पर समापन होता है, और फिर मिलेंगे अगली एक्सरसाइज जिसमें कि हम जो है ऐसी संख्या को ही संख्या रेखा पर दिखाना सिखाएंगे और किस तरह से दिखाते हैं, और तब तुम समझोगे कि वाकई में अपरिमेय संख्या को भी हम संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे अपने अंदर चीज़ें छुपा के, ये क्वेश्चन कुछ छुपा के रखेंगे, और इसके बाद वो छोटी सी एक्सरसाइज है, मात्र 2 क्वेश्चन हैं इसके, वो मैं करा दूंगा। 2 क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल हैं, बहुत ही मज़ेदार टेक्निक है। इसमें पहली बात जो है मतलब जो है चित्र बनेगा तो अच्छा लगता है ड्राइंग करने में। यदि किसी को ड्राइंग में थोड़ी बहुत इंटरेस्ट हो, कॉपी अच्छी लगती है देखने में, तो जब ये व्यक्त करोगे, इसको कॉपी पे दिखाओगे तो बड़ा मज़ा आता है देखने में कॉपी को, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन है इसमें एक्सरसाइज में 1.6 में। तो इस तरह से ये तुम्हारे चैप्टर 1 जो है किसका, RD शर्मा का ख़त्म हो जाएगा। और जो भी कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।